नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो और मैं हूं रमेश भट्ट। फैजाबाद में हुई मोदी की रैली पर विवाद खड़ा हो गया है। मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस ने मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। चुनाव प्रचार के दौरान अब तक राम नाम से दूरी बनाकर रखने वाले नरेंद्र मोदी की फैजाबाद में हुई रैली विवादों में घिर गई है। फैजाबाद में प्रचार करने पहुंचे मोदी के मंच से लेकर उनका भाषण तक सब कुछ राम के रंग में रंगा दिखाई दिया। से दूरी बनाकर रखने वाले नरेंद्र मोदी की फैजाबाद में हुई रैली विवादों में घिर गई है। फैजाबाद में प्रचार करने पहुंचे मोदी के मंच से लेकर उनका भाषण तक सब कुछ राम के रंग में रंगा दिखाई दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहाँ की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर तो लगी हुई थी ही, साथ ही मंच पर राम मंदिर का मॉडल भी बना हुआ था। मोदी की रैली में भगवान राम की तस्वीर के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। चुनावी फायदे के लिए धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। 84 से इनका ये एजेंडा रहा है। जब जब इनको लगता है कि इनको चुनाव में फायदा लेना है तो वही एजेंडा इनका रहता है। अब कोई बात डेवलपमेंट की नहीं करता, क्योंकि डेवलपमेंट के आंकड़े जनता के सामने हैं और जो झूठे आंकड़े इन्होंने बताए थे वो भी जनता के सामने हैं। अब वापस वही बात पे आ गए हैं। सांप्रदायिक भाषण दो, राम मंदिर दिखाओ, अब शब्दों का इस्तेमाल करो। चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रैली की सीडी की जांच करने का फैसला किया है। 30 अप्रैल को वोटिंग के बाद कमल दिखाने के बाद मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है और इस बार भी मोदी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी मामलों से बेपरवाह मोदी फैजाबाद में राम नाम जपते दिखाई दिए। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। माता की मोदी का पूरा इलेक्शन कैंपेन अब तक विकास के मुद्दे पर आधारित रहा है। राम नाम से बीजेपी और मोदी ने अब तक दूरी बनाकर रखी थी। पार्टी के घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का जिक्र आखिरी पन्ने पर था, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मोदी और उनके विरोधी राम नाम के मुद्दे पर आमने सामने हैं। टीम न्यूज नेशन। यहाँ कोई है। और इस बीच खबर यह भी है कि वाराणसी से चुनाव लड़े मोदी अपने चुनाव क्षेत्र में 8 तारीख से प्रचार में जुटेंगे। देवानंद सिंह जी, अभी क्या प्रोग्राम है मोदी जी के आने का, अब क्या लग रहा है? मोदी जी 8 तारीख का एक संभावित प्रोग्राम उनका है और पूरी तैयारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगभग अभी तक हम लोगों ने 1500 छोटी नुक्कड़ सभाएं, बड़ी नुक्कड़ सभाएं, छोटी बैठकें, संपर्क बैठकें ये हम लोग कर चुके हैं और लगभग 10 लाख लोगों से सीधा संवाद हो चुका है। वह चुनाव को लेकर बनारस का मूड जानने के लिए न्यूज नेशन पप्पू टी स्टॉल पर पहुंचा, जहां चाय की चुस्कियों के बीच चुनाव को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने। बनारस धार्मिक मठों का शहर है, तो बनारस में आजकल राजनीतिक मठ भी हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि चुनावी फिजा है और जहां धार्मिक मठ आशीर्वाद बांट रहे हैं तो वहीं राजनीतिक मठ वादे दे रहे हैं। लेकिन न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है जनता के मठ। अगर चाय कोई परंपरा है, और खासतौर से मैं यहाँ 80 के इलाके में हूँ, तो अगर चाय कोई परंपरा है तो इस इलाके में जो चाय का मठ, जिसको पप्पू की दुकान कहा जाता है, मैं वहां हूँ और वहीं से पूछते हैं। चूंकि रोज की नहीं हम लोग चर्चा करते हैं कि बदलाव क्या हुआ। अगर हम कल देखें तो काशी में जो चर्चा थी गंगा पर थी, काशी के मिजाज पर थी, काशी की भाषा पर थी, बनारसी साड़ियों पर थी, लेकिन कहीं काशी के प्रतीक पुरुष कबीर गायब थे। वो आए तो किस तरह, पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, कल से
कबीर चौरा से एक लाइन शुरू हुई है राजनीति की, वो क्या है अगर हम आपसे पूछें? दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग जो है कबीर को एक विचारधारा में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और कल जो कुछ भी हुआ वो एक विचारधारा में लोगों ने बांध दिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि कबीर को किसी विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता। कबीर सबके हैं और कबीर सबको लेकर के चलते हैं। वह चाहते थे कबीर के सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। इसलिए मैं समझता हूं कि कबीर एक भारतीय संस्कृति के प्रतीक कवि हैं और वो भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति का जो पोषक होगा वह जो है कबीर का आदमी होगा, कबीर उसका समर्थन करेंगे, जहां तक मैं ये सोच रहा हूं। आपका परिचय क्या, आप कहाँ से आए? हम यहाँ लोकल से हैं। अच्छा, लोकल है, लेकिन लोकल के तो लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी के साथ कम लोग हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? नहीं, हमारे साथ जो लोग हैं, जैसा हमने दिल्ली में भी देखा था, वो एक आम आदमी था, वो सबसे ये कहते फिर नहीं रहा है कि यार हमारा ये है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो चाहता है कि देश से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। अच्छा, बनारस के ताने बाने में केजरीवाल कहाँ दिख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं? केजरीवाल जनता के साथ हैं, जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। आप जब नामांकन हुआ था और उस समय जो लोग उमड़े थे, हम लोग भी केजरीवाल के साथ हैं, और हमने देखा कि जो उमड़े हैं वो पूरे काशी के लोग थे, और नरेंद्र मोदी के साथ चौपाटी से लेकर गुवाहाटी तक के लोग थे, काशी के लोग नहीं थे। आप उसका उदाहरण आप चाहें तो आप जाके होटलों में चेक करिए कि कैसे कहां से लोग आए थे। तो रिवर सीवर ये हमारा मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, और उसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, बहुत नाराज हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। देखिए, सीधी तौर पे बात आपकी सही है, जो भी है आपकी, काशी में सब कुछ सब रस है, काशी में कहते हैं सब रस है, तो आप किसी के आवाज को नहीं। आपको क्या लगता है कि किस लिए? मुझको ये लग रहा है कि जितने राजनीतिक दल आए हैं, एक काशी को देने के लिए नहीं आए हैं। काशी के परंपरा, काशी की संस्कृति, काशी का चाल व्यवहार सबको बोर करके अपनी कुर्सी, अपनी यूनिफॉर्म को टनाटन करने आए हैं। कोई 20% दे रहा है, काशी बांट रहा है। अब भाजपा का तो ये उसूल है, हर साल एक नया कैंडिडेट लाओ जिसका अगले साल पता ही न रहे। वाह, ये देखिए बिल्कुल सही है। मैं काशी, सुन लीजिए, मैं काशी का जन्मा हूँ, जखनी कोट मेरा मकान है। महाराज काशी नरेश बलवंत सिंह मेरे खानदान से जन्मे हुए हैं। आज तक मैंने राजनीति में कभी नहीं बोला हूँ, पहली बार उतरा हूँ आम आदमी की तरफ से, और पूर्वांचल डील कर रहा हूँ। बनारस की लड़ाई है बहुत दिलचस्प, आप कुछ भी कहिए। अब हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे। खास तौर से ये देखिए, मैं ये कहूंगा, ये चाय का एक तरीका है, अलग से तरीका है, और इस दुकान पर मुझे लगता है कि काफी प्रबुद्ध हो गए होंगे, और ये चाय भी इसी तरह बन रही है। आप देख रहे हैं कि चाय का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग आपको लगेगा जरूर, क्योंकि वो पहले दूध डालने के बाद पूरा ग्लास में, उसके बाद चाय काफी कड़क मानी जाती है। मुझे लगता है कि इतने लोग अलग अलग किस्म के आपको आते हैं, तो आपको लगता है चाय की डिमांड अलग अलग किस्म। कोई मोदी चाय भी मांगता है क्या? हाँ, हर तरह के लोग चाय मांगते हैं, मोदी चाय, केजरीवाल चाय, जैसे आते हैं, जिस पार्टी के आते हैं उस पार्टी के लोग चाय मांगते हैं। अच्छा, नहीं तो आपने केजरीवाल चाय का कौन सा तरीका, क्या उसमें चीनी ज्यादा करते हैं? नींबू चाय मांगते हैं केजरीवाल लोग। अरे वाह, देखिए ये बहुत बढ़िया चीज है, नींबू चाय केजरीवाल साहब को चाहिए। हम अंदर चलते हैं। ये इसको कहा जाता है कि ये अंदर है, और ये वो दुकान के अंदर का हिस्सा है जहां आपको कम से कम काशी का हर एक कहें कि स्तर है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक बौद्धिक है, चाहे वो पढ़ा है, स्कूल नहीं गया, क्योंकि ऐसा नहीं है स्कूल जाने वाले ही हों, क्योंकि कबीर कभी स्कूल नहीं गए, और हम पूरे दुनिया में कबीर की दी गई संस्कृति को दुनिया जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पूछा है काशी की है यही पुकार, लेकिन आप पिछले 6 में से 5 बार यही पुकार कर चुके, क्या मिला काशी को? इस बार की बात कुछ दूसरी है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं जी। लोग, बहुत जनता जो है ना, बहुत प्रबुद्ध जनता है काशी की, तो वो लोग एक डिसीजन ले चुके हैं दैट वो लोग विकास को सबसे बड़ा एजेंडा मान रहे हैं, एंड उसमें हम लोग चाह रहे हैं दैट भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड अमेरिका से आगे भारत। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे, हम अमेरिका से ही आगे क्यों जाएं? हम अपने से, बनारस तो कभी किसी का पीछा करता नहीं है, बनारस तो दुनिया में अलग है, लेकिन आप लोग यहाँ जो कह रहे हैं वो अलग, अमेरिका की तुलना क्यों करते हैं? मैं आप ही के उनसे पूछता हूँ। अभी अमेरिका विश्व में सबसे ऊपर है, हमको उससे भी ऊपर जाना है। लेकिन तो ये है बनारस का मिजाज। मतदाता किस नजरिए से देख रहा है राजनीतिक दलों को, उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। लेकिन बनारस का मिजाज जानने के साथ ही न्यूज नेशन भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ भी पहुंचा।
सारनाथ आने वाले पर्यटकों से भी चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की गई। आखिर वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके लिए देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भले ही बनारस की चुनावी लड़ाई में सारनाथ का जिक्र गायब है, लेकिन सारनाथ न सिर्फ बनारस की लोकसभा सीट का एक हिस्सा है, बल्कि यहाँ आकर आपको समझ आता है कि बनारस के घमासान के लिहाज से सारनाथ का इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि आपको बता दें कि यही वो स्तंभ है जहाँ पर गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद आकर अपने शिष्यों के साथ ज्ञान को साझा किया, पहला उपदेश दिया और देश को, दुनिया को एक संदेश दिया। और आज भी बनारस की सीट से सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। यानी देखा जाए तो सारनाथ का इतिहास बनारस के वर्तमान के साथ खड़ा नजर आता है। ऐसे में हम टटोलने की कोशिश करेंगे सारनाथ में आए बाहर से लोगों के बीच और सारनाथ के लोकल लोगों के बीच कि उनको ये संदेश कितना समझ आ रहा है और क्या मायने वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर आंध्रा सिविक टूरिस्ट ग्रुप घूमने के लिए आया हुआ है, कैसा लग रहा है सारनाथ? बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, बनारस कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वो तो गंदा होता है ना, वो सड़क भी अच्छा नहीं होता, ये तो बहुत गंदा होता है, इसलिए तो पैदल चलना तो बहुत मुश्किल होता है। और ये बताइए कि चुनावी मौसम है, आपके राज्य में किस तरह की हलचल है, क्या हो रहा है वहाँ? वो तो हलचल तो बहुत कॉम्पिटिशन होता है उधर। तो कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? वो तो टीडीपी है ना, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का, वो तो हवा बहुत अच्छा है। और मोदी जी का कुछ हवा है वहाँ पे? हाँ, वो तो मोदी को भी सेंटर में आने को हम सोचते हैं। अच्छा, हाँ। मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि केजरीवाल? क्या बताएं, अपनी पसंद बताइए। तो आम आदमी पार्टी है तो जनता का पार्टी है ना, आई थिंक कॉमन पीपल का पार्टी है। मोदी भी बहुत कुछ कर दिया था गुजरात में, इसलिए। तो बनारस से आप क्या चाहेंगे, कौन जीते? दोनों लड़ रहे हैं, आप आउटसाइडर हैं। मैं आउटसाइडर हूँ ना। आपका मन क्या कहता है? मन की बात तो हमारे आंध्र में भी और यहाँ में भी आई थिंक मोदी भी आएगी। सारनाथ में यहाँ पर स्तूपों को देखने के लिए छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं लोग। आप बताइए कैसा लग रहा है बनारस? हमको बहुत अच्छा लग रहा है बनारस। हाँ। और हम हमेशा आते हैं, बराबर आते हैं घूमने यहाँ। अच्छा, ये बताइए, इस बार तो माहौल चुनावी है। हाँ, तो ये बताइए छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल के बारे में भी हम आपसे जान लेते हैं, क्या कुछ हलचल है वहाँ पर? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो भाई मोदी की लहर चल रही है अभी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मोदी ने काशी को चुनकर एक खास संदेश देने की कोशिश की है, ऐसा है क्या? हाँ, कुछ तो होगा उनके मन में, तभी तो काशी को चुने हैं वो। बनारस की विरासत में अगर गंगा की गहराई है तो सारनाथ की समृद्धि भी है। इसीलिए यहाँ के चुनावी समर पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। भले ही जात पात का हिसाब किताब गुणा भाग कुछ भी हो। बनारस में चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा पार्टियां प्रचार कर रही हैं। और लोग देखे, वो टोपी पहन के वो लोग देखे, हम लोगों ने। वो जानते हैं कौन थे वो लोग? वो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं वो लोग? वो ठीक लगते हैं वो। चलो भाई, वो देश की प्रशासन व्यवस्था अच्छी बनाए रखे और जो गरीब लोग हैं उनका भला कर सके, ऐसे दिखते हैं हमारे को। चलिए, और ये बताइए मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे हैं। और केजरीवाल जी? केजरीवाल जी वो भी अच्छे हैं ना, कारण को समाज की सेवा करने के लिए जो खड़े हैं, तो वो सब समाज की सेवा करने वाले हैं, वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपके महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर किसका ज्यादा दबदबा है? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कांग्रेस है। कांग्रेस है? शिवसेना भी है। वो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, मोदी जी की कुछ हवा है वहाँ? हो है? हाँ, मोदी जी हवा है। हवा है? हाँ। और केजरीवाल जी? केजरीवाल जी की भी हवा है। केजरीवाल जी की सबकी हवा है? हाँ, सबकी। आपकी पसंद कौन है? बोलना। कौन है? बनारस में किस तरह का माहौल